भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कैनॉट प्लेस पे मौजूद आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आज का मुद्दा बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई जगह कहा, कई बार इसका जिक्र हुआ। आज उसी मुद्दे को लेकर मैं आया हूं। हालांकि बहस कुछ और हो रही है संसद में, और बहस जो संसद में हो रही है वो रिजर्वेशन को लेकर हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं, युवा, जो उस पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आज जो मुद्दा उठाया वो अपने वायदे के अनुरूप उठाया। मुझे ठीक तरह से याद है, मुझे जब मैं शो कर रहा था सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में, तो एक सवाल पूछा गया और वो सवाल ये पूछा गया कि आप बढ़ती आबादी पर कब शो करेंगे, इस मुद्दे पर कब बातचीत करेंगे। यही बात मुझसे अयोध्या में कही गई और अक्सर यहां पर जो तमाम सारे लोग मौजूद रहते हैं वो ये बात कहते हैं कि आप पॉपुलेशन पर, बढ़ती जनसंख्या पर बातचीत कब करेंगे, और आपको करना चाहिए। मैं आज उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपके साथ यहां पर हाजिर हुआ हूं। और कुछ मेहमान हमने जरूर बुलाए हैं, क्योंकि बदले हुए मेहमान हैं लगभग सारे जो भी यहां पे मौजूद हैं, एक दो को छोड़कर वो सारे लोग नए हैं आज जो यहां पे बोलने के लिए आने वाले हैं। तो मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, आपकी बातचीत कराऊंगा। लेकिन मुझसे कोई पूछ रहा था कि दुनिया के बता दीजिए आबादी कितनी है, तो जो विश्व की जनसंख्या है वो 7 अरब है जी। और इसके दो कारण हैं। लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ने के दो कारण हैं, एक अशिक्षा और दूसरी है गरीबी। और मैं तो मानता हूं कि एक ही है, वो अशिक्षा ही है, उसके बाद सारी चीजें वहीं से शुरू हो जाती हैं। और भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। तो बढ़ती जनसंख्या क्या परेशानी है, या ये परेशानी का सबब है, या ये कहीं बहुत बड़ी जो हमारा रिसोर्स है जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। तो ये इस पे तमाम सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो जनता मौजूद है, जनता के जो लोग मौजूद हैं, जो बड़े दूर दूर से आते हैं, इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, किसी खास मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, नौजवान हैं, तो मैं पहले उनसे बात सुन लूंगा। मैं आ रहा हूं मैडम, आपके पास आऊंगा, उधर आऊंगा, लेकिन मैं इधर से शुरू कर लेता हूं जो लोग बोलना चाहते हैं। जी बाबूजी पहले बोलेंगे? अच्छा मैं आता हूँ, यही बोलेगा जी। जनसंख्या के लिए 1973-74 में जी कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक टेलीविजन का उपहार दिया था। और उस उपहार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, करप्शन बढ़ा दिया उसने जी, मुझे मालूम है। और ऐसा ही कोई इसके ऊपर और कमाना और राजनेता होने से बात दूसरी न, जनसंख्या तो कुदरत नियंत्रित करती है। अच्छा, कुदरत ही नियंत्रित करेगी, आदमी के नियंत्रित करे से नहीं होगी जी। जनसंख्या कुदरत नियंत्रित करती है, मैं जानता हूं। आपकी और इनकी उम्र में बहुत फर्क है। ये 73 वर्ष, सन 73 की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं यहां पे जो खड़े हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो आप बहुत तेज हैं, वो बहुत दूर, वो जानते हैं। बाबूजी मैं बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मेरा मुद्दा इस समय बहस करना नहीं। प्लीज लिसन जी। कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये हमारे देश की जो जनसंख्या है वो सबको समान नहीं है। हिंदुओं को रोका जाता है जनसंख्या के लिए, और मुसलमान हैं उनके लिए बढ़ावा मिलता है जी कानून। ये भी एक बड़ा ही मुद्दा है। जब जनसंख्या पे बात होती है तो मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ, बाबूजी दोनों लोग रुकिएगा, कि जब जनसंख्या पे बात हो तो हिंदू मुसलमान मत करिएगा। लेकिन वही हो गया। मैं कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, इस मुद्दे पे बात आएगी। जी आप बोलना चाहते हैं? पर रूल एक होना चाहिए सबके लिए, जनसंख्या के लिए। जिस तरह से चाइना में है उसी तरह से इंडिया में भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं चाइना में क्या हो रहा है इस समय। चाइना में उन्होंने कहा कि 1 बच्चा होना चाहिए, चाइना में कहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आप परिवार बड़ा करिए, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं, क्योंकि बूढ़ों का देश होता जा रहा है। और हम हिंदुस्तान में इस समय जवानों का देश है, सबसे ज्यादा नौजवान पूरे दुनिया में जो है वो यहीं पे हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम चाइना में आई। मैं ऑफकोर्स मैं सारे मुद्दे लूंगा जी। आप कुछ बोलना चाहती हैं? एक बार पीछे ना इधर आइए, आगे आइए। ना आपको नहीं, मैं इनको जी। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, शादी मत करो। शादी मत करो? अच्छा, अच्छे न बच्चे अल्लाह मियां से नाता सीधे हैं। नो चिल्ड्रन, नो मैरिज, नो चिल्ड्रन। देखिए मैं तो इसमें थोड़ा सा मेरा जो है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं भी कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता। शादी जरूर करें। वो क्या है लड्डू वाली बात? जिसने खाए वो भी
वो भी पछता है, जिसने नहीं खाया वो भी पछता है। क्या नाम है आपका? खरबंदा। तो पछताए वाले हैं आप क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछता रहा। मैं मैडम के पास से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं भी नहीं एग्री करता, क्योंकि अगर 10 साल के लिए बैन लगा दें फिर तो सारा हंगामा हो जाएगा देश में। नहीं साहब, हमारी आबादी जो है हमारी ताकत भी है, और हमारी ये ताकत भी है जिसको लोग कमजोरी बता रहे हैं। हम उसी पे आज मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि हमारी आबादी हमारी ताकत है तो किस तरह से, और हमारी अगर कमजोरी है मेरी बढ़ती हुई आबादी तो किस तरह से। जी, क्या नाम है आपका? शिल्पा। शिल्पा। और पीछे कौन है? ये मेरी आंटी है। आंटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप यू वांट टू कंट्रीब्यूट सम? मैं भी यही कहना चाहती हूँ, शादी होनी नहीं चाहिए। शादी होनी ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, ये नहीं, मैं आया ऑफकोर्स आ रहा हूँ जी। मैं ले रहा हूँ। अभी तक की जितनी सरकारें हैं वो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सिर्फ विज्ञापन जारी करती हैं। ठोस कानून क्यों नहीं बनाती? किसी में कानून बनाने की हिम्मत क्यों नहीं है कि ठोस कानून बनाया जाए कि एक बच्चा होगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी, 1-2 बच्चा होगा तो ये मिलेगा, 3 होगा तो कुछ नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। ये किसी में हिम्मत क्यों नहीं है? मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। डॉक्टर राम राजपूत। डॉक्टर राम राजपूत, इन्होंने कहा कि कानून क्यों नहीं बनाती। मैं एक बात बताऊं आपसे, जब मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ, बहस करता हूँ, बलाई साहब मौजूद हैं, तमाम सारे मौजूद हैं लोग, गौतम साहब मौजूद हैं, जब मैं यहाँ बहस करता हूँ कोई चीज तो कभी कभी लोगों को लगता है ये इररिलेवेंट है, यानी इसके कोई मायने नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आरक्षण पे बात हो रही थी तो मैं अक्सर कहता था, अरे ये भरैया का छत्ता है, इसको दूर रखो। लेकिन मुझे मालूम था 2019 से पहले ये भरैया का छत्ता छेड़ा जरूर जाएगा। और ये हुआ। मैं बात करता था और ये हो गया। और मैंने एक मिनट, मुझे मालूम है आपकी अपनी पार्टी है, और ऐसा नहीं कि मैं वोट नहीं डालता, मेरी भी अपनी पार्टी है, मैं भी वोट डालता हूं। लेकिन जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। मैंने कहा कि जब आप बातचीत करते हैं, मुल्क में जब बातचीत होती है, हल्लाबाजी नहीं, जब बातचीत होती है तो एक माहौल बनता है और उसमें बातचीत के तमाम सारे पहलू आते हैं। किसी ने कहा शादी नहीं करनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है। हाँ, हमारी आबादी ताकत है या नहीं, और या हमारी आबादी हमारी कमी है, इस पर बातचीत है, इसी पर जुड़ूंगा। यहाँ खड़े हो जाइए इसी जगह। जी सर, किस तरह की आबादी पर बात कर रहे हैं? जो बाहर से आ रहे हैं, जो हमारे अपने हैं, किस तरह, पहले ये बताइए। देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं वो तो हमारी आबादी नहीं है। हाँ, नहीं है, वो बिल्कुल हमारी आबादी नहीं है। उस पर तो कानून बहुत स्पष्ट है, और इस देश का और दुनिया का कानून इस पर बहुत स्पष्ट है। कुछ दुनिया के कानून उस पर है, कुछ हमारे देश के कानून है। दुनिया के जो कानून है जो बाहर से आए लोगों के बारे में, वो स्पष्ट कहते हैं कि मानवीय अधिकार और या मानव आधार पर कुछ सोचना चाहिए। मैं आज बात कर रहा हूं अपनी आबादी में। तो सर, हमारी आबादी अभी लिमिटेड हो गई है, जो पहले जैसी आबादी नहीं है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं ना, उनकी आबादी बढ़ रही है। अच्छा, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, आप खड़े रहिएगा थोड़ी देर। मैं जब अरे कहाँ जा रही, इतनी जल्दी चाय थोड़ी नहीं। अरे नहीं, इतनी जल्दी ना चाहिए। अरे भाई, एक चाय लाओ नीतू जी के लिए। अरे चाय, अरे कभी मैं पिलाता हूँ किसी को, कभी पिलाते हैं। मैं कभी किसी को पिला दिया, तो आज आप पी लीजिए चाय। तो नीतू जी, जब मेरा मुल्क आजाद हुआ तो लोग अब तो यहाँ पे तमाम मेरे मेहमान आ गए हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान। उस समय आबादी हमारी 33 करोड़ थी जब आजाद हुए, और अब कितने हैं? 135 करोड़। 135 करोड़। 33 करोड़ थे, अब 135 करोड़ है। अब सवाल ये है कि ये ताकत है हमारी, या ये हमारी कमजोरी है, या हमारी ये मुसीबत है। इस पर बातचीत का पहलू है। जो हमारे मेहमान हैं, एक मिनट मैं आया। हाँ जी, हाँ, ऑफकोर्स मैं आया। तुम आप तुम्हारी बात। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जनसंख्या नियंत्रण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बना तो इसमें हिंदू मुसलमान में बटेगा। हाँ। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसको सबका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर देश को रोजगार चाहिए, बंदा सोचे कि चेन स्नैचिंग ना करे, बेरोजगार बैठे, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए। इजराइल में हर भारतीय, हर एक नागरिक वहां का सैनिक बना हुआ है। रीजन कि वहां जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का अगर आप समर्थन सब मिलके करते हो और यह बनता है, तो आप समृद्ध और सुखवान होंगे। ये भारत के लिए अच्छा होगा, भारत के भविष्य के लिए अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित शुक्ला नाम है। सुमित जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला। अयोध्या के? बोलते ठीक हैं आप, बोलते ठीक हैं, लेकिन इनकी बात से सहमत हुआ जा सकता है, असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी बात कही हो और बड़ी साफ गोई के साथ, बड़ी ईमानदारी से बात कही। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, सब्र रखो, मैं आ रहा हूं। जी,
सर मैं एक बात ये कहना चाह रहा था। नाम बताइए पहले। मैं बद्र आलम खान, मगहर, संत कबीर नगर। क्या बात है, कबीर की नगरी मगहर से हैं। जी। वाह, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बेवकूफ बना रही हैं। हाँ। जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाली बात भी हमें सोचनी है। डेंसिटी, हाँ। चाइना की डेंसिटी बहुत ज्यादा, ऐसे तो केरला में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ। ये इशू है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है, और ना ही इस इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ। इस जनसंख्या को चाहे तो ये रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और नेता सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। और इसका अगर संबंध है सीधा, तो सिर्फ अशिक्षा से है, ना हिंदू से ना मुसलमान से। कुछ हिंदुओं को कहते हुए सुना है कि ये मुसलमानों के यहाँ ढेर सारी आबादी हो जाती है, कुछ मुसलमान कहते हैं कि नहीं, मतलब शेड्यूल कास्ट में बहुत ज्यादा आबादी हो जाती है। यानी कुल इसका अशिक्षा से संबंध है, ना धर्म से संबंध है, ना जाति से संबंध है। जैसे मैं बताऊं, इसको आप कहते कहते थोड़ा हिचक गए, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। जैसे हिंदू कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो आबादी नहीं बढ़ रही, आबादी मुसलमानों के यहाँ बढ़ रही है। शेड्यूल कास्ट में तो बढ़ती है ना। छोटे वो बड़ी नहीं, बात छोटी बड़ी की नहीं है। बात वो ये है कि वो ये कहते हैं, वो देखते नहीं है, वो देखते नहीं है। मैं हिंदुओं की बात ये नहीं कह रहा हूँ। और मुसलमान ये कह देते हैं कि अरे भाई वाह, ये तो सब जो कुछ है वो बढ़ने से नहीं है, वो ये जो हम लोग इस पे पाबंदी नहीं है। तो सवाल ये है कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना होकर ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उससे बड़ी बात ये कि ये जो हमारी आबादी है वो हमारी ताकत है या नहीं, इस पर बात करेंगे। ऑफ कोर्स बात करेंगे जी। मैं आया, चुपचाप खड़े रहो जी। देखिए, कोई कहता है हिंदू है, कोई मुस्लिम है। मेरे हिसाब से दो बंदे हैं। हाँ। एक परिवार नियोजन करते हैं, एक करते हैं हम दो हमारे दो, एक करते हैं हम दो बाकी आने दो। ये ऐसा आपको लगता है? नहीं सर, होता है। हिंदू मुस्लिम की ये बात नहीं है। हिंदू भी बच्चे पैदा करता है, मुसलमान भी बच्चे पैदा करता है। जनसंख्या सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, सबके लिए एक रूल होना चाहिए। कोई ये नहीं कि कोई हिंदू के लिए करे, कोई मुसलमान के लिए करे। जी, कोई हिंदू के लिए करे, कोई मुसलमान के लिए करे, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और सबके पास ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। मैं आऊंगा, आपका खड़े रहिए, मैं बाद में पूछूंगा जी। देखिए, इस देश में हमारे जनसंख्या पे नियंत्रण तो बहुत जरूरी है, लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश में इतिहास गवाह है। एक बार इंदिरा जी भी की थी, जब नसबंदी कर रही थी, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं। गांधी को याद करता है, बार बार तड़पता है कि संजय गांधी होता तो ये समस्या आज न आती। जैसे संजय गांधी। ये बताइए कि अगर हिंदू कर लेता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदू कर लेता है तो क्या मुस्लिम कर सकता है? और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जाकर एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, और कर सकते हैं तो पूरा देश में कल ही। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी, अपनी बात कहिए, उधर बाकी इशारा ना करिए, बाकी तो बोलने वाले मौजूद ही हैं। जी जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन शुक्रिया, मैं लोगों से यहाँ पे तारुफ कराना चाहूंगा कि आज तो बात यह भी थी कि संजीव बालियान साहब आएंगे कुछ देर बाद, लेकिन संसद में बहस चल रही है तो शायद वो वहां पे बिजी होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आएंगे साहब, संजीव बालियान साहब। बहरहाल मनु गौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनु गौर जी प्रेसिडेंट हैं टैक्स पेयर एसोसिएशन ऑफ भारत के, और इस मुद्दे से काफी गहरे जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। असद खान फलाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इस मुद्दे पर आज वो खुल के बोलेंगे, खुल के बातचीत होगी, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पहल होगी। वसीम खान गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारे साथ मौलाना अलीम असदी साहब मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस शो में पहले भी शरीक हुए हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलते हैं। मनमोहन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सचिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी। मुझे उम्मीद रखता है कि बातचीत आज ऐसे वातावरण में करके, आप बहुत सेमिनार्स में जाते होंगे, लेकिन ये अच्छा सेमिनार होता है, इसमें बहुत सारा हल्ला भी होता है, लेकिन इस हल्ले के बीच में थोड़े बहुत मकसद भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अजय गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, संस्थापक हम हिंदू के, अक्सर इस बहस में आते रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मनु गौर जी आपको खड़ा करना चाहूंगा। हमारी ताकत है हमारी जनसंख्या या हमारी कमजोरी है हमारी जनसंख्या? देखिए, 1961 में इस देश में पहला बीपीएल सर्वे हुआ जी। तब देश में गरीब
अति गरीब जो जनसंख्या थी वो थी 19 करोड़ जी। वो 2011 की जनगणना में बढ़ के हो गई 36 करोड़ जी। और अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के पैरामीटर्स की बात करें तो 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हमारे देश में जीते हैं जी। तो आप किस जनसंख्या की बात कर रहे हैं? आप अपने जनसंख्या को समृद्ध बनाना चाहते हैं या गरीब बनाना चाहते हैं? आप यहाँ पर राजनीतिक लोग क्या करते हैं? यहाँ पर राजनीतिक लोग चाहते हैं कि गरीब बने रहें, मजबूर बने रहें, जिससे चुनाव के समय उन्हें फ्री में रोटियां बांटते रहें, फ्री की चीजें बांटते रहें और उनको मनु जी, मैं आज बहुत बढ़िया मूड में इसलिए कहूंगा कि बहस प्लीज आवाज नहीं निकालिएगा क्योंकि आज बहुत संजीदा मुद्दा है, बहुत दिनों बाद आया है। मैं इसलिए आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती इस बात में है कि हर मुद्दा चुनाव की तरफ मुड़ जाता है और हर मुद्दा कहीं ना कहीं वोटर में तब्दील हो जाता है। मैं चाहूंगा कि ये मुद्दा वोटर में तब्दील ना हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि 61 में ये 19 करोड़ थे जो कि जाके 55-50 करोड़ पहुंच गए गरीबी रेखा के नीचे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर नौजवान हमारी ताकत कहे जाते हैं तो बढ़ती आबादी फिर संकट क्यों है? देखिए, नौजवान वास्तव में हमारी ताकत है, लेकिन जब नौजवान को अच्छा जीवन जीने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, 100 विद्यालय होंगे, पढ़ने वाले 10,000 होंगे, 100 नौकरियां होंगी, नौकरी की लाइन में लगने वाले 1 लाख होंगे, तो कैसे इस देश का युवा समृद्ध हो सकता है? इसलिए आज आप अस्पतालों के बाहर जाके भीड़ देखिए क्या स्थिति है। और वास्तव में अगर आप देश के सिर्फ टॉप 1 लाख लोगों को हटा दें तो इस देश की गरीबी का स्तर आपको पता लग जाएगा, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश। आप सिर्फ ऊपरी, जब इस देश में गरीबी रेखा तय हो सकती है, अमीरी रेखा क्यों नहीं तय हो सकती? कोई नेता ये बात नहीं करेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये पर्चा लेना चाहूंगा। कमलेन जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं एक सवाल पूछ रहा था, फिर आता हूं, मैं खड़े रहिएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए। आपके हिसाब से बच्चे तय होने चाहिए इस मुल्क में? देखिए, जिम्मेदार अभिभावक होने चाहिए। जब तो आप उस नारे के सहमति प्रदान करते हैं कि 2 बच्चे अच्छे, 1 बच्चा हो अच्छा, या इस तरह के नारों पर विश्वास करते हैं? देखिए, हम 2 हमारे 2, जिससे कि जितनी जनसंख्या है उतनी रिप्लेस हो, उतने ही संसाधन हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएं, ना कि हम हमारे पास। आपके हिसाब से क्या लिमिट होनी चाहिए? 2। ठीक, 2 बच्चे होते हैं अच्छे। अमलेंदु जी, देखिए, बच्चे 2 भी अच्छे होते हैं, बच्चे 100 भी अच्छे होते हैं। बच्चे 100 भी अच्छे होते हैं। हाँ। वाह, और हमारे क्या बात है, ऐसी बात है। नहीं, यही से हमारे जगह से। प्लीज सुनिएगा बात। 100 बच्चे भी होते हैं अच्छे। अब ये बात सुनिए, इनके अब ये कहेंगे मेरे पास हैसियत है, मैं 100 बच्चों को कर सकता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि इस देश के रिसोर्सेस पे वो 2 बच्चों का भी अधिकार है और 100 बच्चों का भी अधिकार है, तो आप रिसोर्सेस कम क्यों कर रहे हैं? पुनीत जी, सवाल ये है कि इस देश के रिसोर्सेस पे, जो जिन्हें आप रिसोर्सेस कह रहे हैं, इस देश के 75% रिसोर्सेस पे 1% लोगों का कब्जा है जी। यानी 99% लोग जो है वो सिर्फ 25% रिसोर्सेस के ऊपर जिंदा है जी। झगड़ा जो है वो यही है कि जो इस देश की आबादी है उसको इस देश के रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे। ठीक है, रिसोर्सेज सीमित होते जा रहे हैं और ये असल में हमारी सरकारों के नाकारापन से जुड़ा हुआ मसला है कि आप जो है जो हमारी आबादी है उसके लिए आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, मिसाल के तौर पर दिल्ली के, पापा जी थोड़ा परे जाएंगे, आज दिल्ली के अस्पताल सीमित हैं। इस दिल्ली के अस्पतालों में आने वाली संख्या बाहर के प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से यहां चली जाती है। हम नहीं ट्रीट कर सकते। हम कैसे ट्रीट करें? हमारे रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या आबादी नियंत्रित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब चीन आजाद हुआ, मतलब सांस्कृतिक क्रांति हुई चीन में जी, उससे 2 या 2.5 साल पहले हम आजाद हुए जी। चीन में 10 साल के बाद ही उसे रोजगार कार्यालय बंद हो गए, क्योंकि सबको रोजगार मिल गया जी। हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ आज तक रोजगार कार्यालय, उसकी कमी क्या थी? उसकी कमी ये है कि चूंकि हमने जो है जो समेकित विकास है, जो हमने पब्लिक ओरिएंटेड विकास है, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हमने विकास की तरफ, समेकित विकास यानी होलिस्टिक अप्रोच, सबको साथ में लेके चलने वाले विकास पे नहीं किया। तो आप ये नहीं मानते कि जनसंख्या आपकी कमी है? नहीं, जनसंख्या हमारी कमी नहीं है। जनसंख्या कमी नहीं है, ताकत है। नहीं, बिल्कुल ताकत है। और देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जनसंख्या का सवाल जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है, धन से जुड़ा हुआ भी नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सांस्कृतिक देश हैं।
बहुत लंबी हमारी संस्कृति है। हाँ। आचार विचार वाले हम मुल्क हैं जी। हमारी आबादी लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है। लेकिन इंग्लैंड, जिसको हम पश्चिमी सभ्यता का देश कहते हैं, उसकी 100 साल से आबादी स्थिर है। तो आबादी स्थिर है, लेकिन डाटा आ रहे थे, बहुत सारे सेंसस में डाटा आते रहते हैं। उन चीजों को हम यहाँ रखेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। सवाल ये है कि जो पैनल में लोग मौजूद हैं, मैं उनको दावत देना चाहूंगा, आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जनाब आली, ताकत है या कमजोरी है, तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के क्वेश्चन मुसलमानों की तरफ भी उठा दिए जाते हैं, हालांकि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। जी सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ, हाँ। हिंदुस्तान की आबादी 33 करोड़ थी और उसके अंदर केवल 6 करोड़ मुसलमान थे। हाँ। बाकी जनता जो 27 करोड़ थे, हाँ। वो हिंदू थे। हाँ। आज हमारी हिंदुस्तान की संख्या 1 अरब 30 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उल्टा सवाल कर रहा हूं, हाँ। मुसलमानों की जनसंख्या कितनी बड़ी हिंदुस्तान में? हाँ। आज मुसलमानों की संख्या 22 करोड़ है। ये 108 करोड़ जो हिंदूज हैं, हाँ। क्रिश्चियन है, हरिजन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनकी संख्या कहां से बढ़ गई? आपका कहना है 22 करोड़ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तर्क है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जोड़िए इसको, बिल्कुल सही लॉजिक है। आप कहते हैं ये बकवास है। बिल्कुल बकवास है, और ये प्लानिंग होनी चाहिए। हम मुसलमान हक में हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार होना चाहिए। जब इलेक्शन सर पे आए, उस समय हमें ये सवाल, ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इस समय हमें सवाल करना चाहिए, भारत की उन्नति किसमें, भारत की तरक्की कितनी है? हम मुसलमानों ने ऐसे साइंसदान, अगर हमारी आबादी बड़ी होती तो आज हम बहुत ताकतवर होते। आज हम पीछे हैं। आज हमने एपीजे कलाम दिया है, एपीजे कलाम पूरा हिंदुस्तान। ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि अगर हमारी ताकत होती तो जो ये ताकत है, ये ताकत भीड़ है क्या? मैं एक बहुत बड़े मौलाना का यहाँ पे कोट देना चाहूंगा, जनाब आली, लखनऊ के, और उन्होंने कहा कि 100 बच्चे मत पैदा करिए, 1 बच्चा पैदा करिए, और वो मिसाल वो होनी चाहिए 1.25 लाख से 1 लाख। तो गोविंद सिंह नाम कहा हूं, तो 1 बच्चा बहुत काफी है। और मैं उनका नाम कोट करूंगा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो मौलाना ने बाकायदा बोला था। मैं जानना चाहता हूं जी। प्रतीक जी, देखिए बात यह है, शासन प्रशासन ने समय समय पर नारा दिया, हम दो हमारे दो, इसी में राष्ट्र का हित है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने उसको एक धर्म विशेष के लिए बदल दिया, हम 5 हमारे 25। और जो मौलाना, अरे सुनिए तो सही, अभी मौलाना साहब ने जो बात कही ना कि हमारी ताकत बढ़ेगी, देखिए सुन तो लीजिए, इन्होंने कहा कि हमारी ताकत बढ़ेगी। ताकत वास्तव में बढ़ेगी। ताकत क्यों, कैसे बढ़ेगी? जैसे ईरान में ताकत बढ़ी, आज वो पूरा जो मुल्क है वो इस्लामिक राष्ट्र हो गया। जैसे मलेशिया में बढ़ी, पूरा मुल्क इस्लामिक राष्ट्र हो गया। यही इनका सपना है, इस हिंदुस्तान पे कब्जा करना। ये जानते और किसी तरीके से हो नहीं सकता। हमने बलिदान दिया, अपने आहुति दिए और इसको खींचा है। अगर आप देखेंगे चांदनी चौक पर हजारों उलमा, हजारों मुसलमानों ने सिर्फ जनसंख्या बढ़ाओ और इस देश में कब्जा कर लो, यही एक कारण है। नहीं तो मुझे बता दीजिए, आज कितने देश, आज कितने राज्य ग्रेवयार्ड कम पड़ गए? बैठिए लिमिटेड रिसोर्स, बैठिए। अवकाश, सही कहा गौतम साहब बैठिए, और इस देश में कब्जा करना है बिल्कुल। गौतम साहब बैठिए। बढ़िया बता रहे हैं, अभी बढ़िया क्या बताते हैं। ये मुल्क जितना मेरे बाप का है उतना ही इनके भी बाप का है। आप सुनाता हूं मैं, आप बताता हूं, अब मैं आया। ये मुल्क पर गौतम जी के पिताजी का जितना राज्य है या जितना कब्जा है, उतना ही मेरे पिताजी का भी है और उतना ही इनके पिताजी का। अब बात आता हूं असल, क्या तकलीफ है? कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको बात जैसे ही छेड़ो उस पे फंदा डालो और पेड़ पे लटका दो, बेमौत मर जाते हैं। अवकाश में आता हूं सिद्धार्थ साहब। का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है जी। यहाँ पे सभी का खून शामिल है। हिंदुस्तान था, वो गए, वो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी चले गए। ये गलती है। हाँ, हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान में जान देने के लिए तैयार है। मेरे पुरखों ने जान दी है। बैठिए और संजीदा बहस होने दीजिए, संजीदा बहस होने दीजिए। और आज बहस कर रहे, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी से करना चाहूंगा, और वो ये कि
चीजें होती हैं। आप कहिए, आप ही का प्रोग्राम है, आपकी जनता आप है। मुझे अभी गुजरात से किसी ने फोन किया, किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले जो मैसेज डाला वो दिल्ली से डाला, और बहुत सारी बातें होती हैं। वो लोग कहना चाहते हैं, मन के अंदर की बात होती है। उन्हें लगता है कि कहीं हम हार तो नहीं रहे हैं, और किसी को लगता है कहीं हम बहुत ज्यादा पिछड़ तो गए। ऐसा नहीं है। इस मुल्क में सबसे बड़ी उसकी ताकत यही है कि हमारे जो संस्थाएं हैं उस पर हमें बहुत विश्वास है। और वो एक मिनट प्लीज भाई साहब, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, हमें अपनी संस्थाओं पर जब मैं कहता हूं तो संसद पे, सांसद पे, उसके सिस्टम पे पूरा भरोसा है। और यही हमारे इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। कोई ना किसी से जीत रहा है, ना कोई किसी से हार रहा है। हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं किसी के। कोई कहता है ये तरीका, कोई कहता है जनसंख्या कमजोरी है, कोई कहता नहीं जो बढ़ी हुई संख्या है, हमारे जो नौजवान है वो हमारी ताकत है। तो सवाल इसी पे है और इसी पे बहस पे चर्चा पे। असद खान फलाही साहब को मैं खड़ा करना चाहता हूं। असद खान फलाही साहब के जी बोलिए। मैं आ रहा हूं, इधर किसी का हाथ उठा था जी। मैं हाँ, एक मिनट में आया जी 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 सर, बात सही है कि आबादी हमारी जो है ताकत है, लेकिन अब कमजोरी बनती जा रही है। लेकिन सर जहां तक यहाँ डिबेट हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन जो 10% से कम थे वो 27% पर हैं। हाँ। और जो 90% के आसपास थे वो आज 60-65% तक आ गए हैं जी। तो किसकी आबादी बढ़ रही है सर, कहाँ से आबादी बढ़ रही है? मैं अगर बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मुझे ठीक से आंकड़े नहीं याद है। मैं आपका नाम जाना है? एक वक्त मैं संतोष पांडे वाराणसी से हूं और मैं ये चाहता हूं कि एक कानून बने और सबके लिए कानून बने। ठीक है। और जो रिजर्वेशन सर, वो जो रिजर्वेशन कराएं, जो जिनको रिजर्वेशन मिले उनके परिवार को उनके ही इलाज कराई जाए, ताकि एक बार उनको समझ में आए कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। मैं पांडे जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे ठीक से बिल्कुल नहीं याद है, लेकिन 2001 में जो जनगणना के जो रिजल्ट थे, या 2011 के, उसमें जो 2011 के या 2001 के, उसमें जब रिजल्ट सामने आए तो उसमें ये बात था कि किसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और क्या हिंदुओं की, ये बहस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हिंदुओं की आबादी को क्या सरपास कर जाएंगी, जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे। ऐसा नहीं है सर, क्लैरिफिकेशंस हैं उसके। एक मिनट, आप यू विल गेट फुल चांस। मैंने कहा कि मैं ठीक अगर याद कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि काहे का डर है? ये जो मुल्क हमारा है, इस मुल्क की सरजमी हमारी है, तो डर किस बात का है? ये डर क्यों है किसके दिल में? ये क्यों होता है डर? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी बहस है। बहस जनसंख्या नहीं है, आप जितते हैं उतनी ताकत है। जी मैं आया सर, आपका साहब इलाज क्यों? जी जी सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी एक राय है। बिल्कुल साहब। सर जनरली क्या होता है कि जब भी कोई मुद्दा होता है, हम हिंदू मुस्लिम देश राजनीति इससे जोड़ा करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि भारत के 130 करोड़ जनसंख्या में से करीब 65% जनसंख्या 20 से 40 वर्ष वयोगट की है। हाँ, नौजवानों की है जी। तो आज सच में सर नौजवान अगर, और हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं जी, तो पढ़े लिखे नौजवानों को सच में कानून की जरूरत है कि हमें पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए 1 बच्चा करना है, 2 बच्चे करना है। भाई आप जब पढ़े लिखे नौजवान हो तो आपको देश की स्थिति समझना चाहिए और खुद करेक्टिव स्टेप लेना चाहिए। वेरी गुड। ये भी एक अप्रोच है कि इसको छोड़ दीजिए उसी शख्स के ऊपर जो फैमिली के वे पे है, वो उसको डिसाइड करने दीजिए कि वो 1 चाहता, 2 चाहता या 3 चाहते हैं। जी भलाई साहब, आई हैव टेकन योर टाइम। राइट। देखिए, हर जगह से वक्त डिमांड हो रही है कि इस पे कानून बनाया जाए, कानून बनाया जाए। लेकिन कभी सोचा है कि संजय गांधी जी भी थे, वो भी कानून नहीं बना पाए, आज तक सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि सरकार का भी एक दायरे अख्तियार होता है। आप हर चीज में कानून नहीं बना सकते। हम माल न्यूट्रिशन से शिकार हो रहे हैं, लेकिन चाइना ने बनाया तो पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हुई ना, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना। मेरे मुल्क की बेहतरी के लिए ये जरूरी है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, कि देखिए आज हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ गई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस वक्त 33 करोड़ थी और आज 135 करोड़ है। उस वक्त बर्थ रेट कम था और डेथ रेट ज्यादा था। आज डेथ रेट जो है कम हो गया है, बर्थ रेट ज्यादा हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी उस वक्त 40 to 50 ईयर्स की थी, आज 7 to 80 ईयर्स हो गई है, यानी इंसान ज्यादा जी रहा है। यही वजह है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अब आइए, इसको हिंदू और मुसलमान से करने का फर्क नहीं है। देखिए सब लोगों ने यहाँ पे वो वैलिड पॉइंट उठाया, वो है शिक्षा से। मैं उसका उदाहरण देकर समझाऊंगा। जितने भी मुस्लिम सांसद हैं, जरा उनके बच्चों का पता कीजिए, उनके कितने बच्चे, 1 या 2। जितने मुस्लिम फिल्म स्टार हैं, जरा उनके बच्चों का पता कीजिए, कितने हैं, 1 या 2। जितने मुस्लिम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जरा उनके बच्चों को देखिए, कितने हैं, 1 या 2।
जितने नोटेबल सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल वर्कर हैं या और प्रोफेसर हैं, इन सबकी फैमिली को भी उठा के देख लीजिए आप, आपको आंसर मिल जाएगा एक या दो। देखिए, अगर पूरे तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबका लिंक जाके जुड़ रहा है शिक्षा से। बिल्कुल सही। इसका एजुकेशन से जुड़ रहा है कि आप लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बहुत कोशिशें करी। सर, अभी आपके पॉइंट पे बात करनी है मुझे, जो आपने रिसोर्सेज पे और संसाधनों पे बात करी थी, कि बिल्कुल सही बात कही है। हम लोग जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, अगर खाना बच जाता है तो हम पैक करा के लाते हैं, छोड़ के क्यों नहीं आते? क्योंकि सर, मनी बिलोंग्स टू यू बट रिसोर्सेज बिलोंग्स टू ऑल। यस, ये है इशू कि मेरे पास अगर पैसे हैं और मैं 10 बच्चों को भी पाल सकता हूं, इट डजंट मीन कि मैं 10 बच्चे पैदा कर लूं और 10 बच्चों के लिए वो करूं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसमें दूसरे का कितना हक है, उसके कितने अधिकार हैं, उसके हिसाब से संसाधनों पे सबका हक है। संसाधनों पे आज प्रॉब्लम यही है। अभी मैं आ रहा हूं सर, अभी पूरी बात कंप्लीट कर लीजिए। सर, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। आज देखिए, आप कह रहे हैं कि जनसंख्या हमारे लिए प्रॉब्लम है या हमारे लिए पावर है। ये मसला बनता है तब जब हम अपनी जनसंख्या को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। हम अपने एक सवाल सीधा पूछना चाहता हूं, बहस बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे है। मैं सिर्फ एक बोलते बोलते एक बात ये बोल गए, अगर हम ही सबसे ज्यादा होते, देखिए यहीं पे रिएक्शन है मेरा, सारे मैसेजेस यहां पे इसी बात पे आ रहे हैं। अगर हम ही ज्यादा होते तो हम ये ना कर लेते, तो लोगों को लगता कि अगर कहीं ये ज्यादा हो गए तो कहीं हम ये ना हो जाएंगे। आप तो सर बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आप तो ग्रे एरिया में जाते ही नहीं है। ये वो जगह है जो ग्रे एरिया है। ऐसे लोगों को बोलने दीजिए, उनका काम ही यही है। हमें जो देखना, हमें तो अर्जुन की तरह अपनी आंख जैसे निशाना रखना है कि हमें अपने राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या योगदान करना है, वो हमें सोचना होगा। हमें इसके अलावा दूसरे क्या बोल रहे हैं वो नहीं। सर, अगर मैं कहूं, हर एक को मैं अक्सर ये कहता हूं, आज फिर कोट कर रहा हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की किताब है हाउ टू क्रिएट द नेशन। नेशन निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसने कुछ क्वालिटीज और कुछ ट्रेट्स बताए हैं कि वो हमारे अंदर है या नहीं। पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लव, अफेक्शन, केयर, ये जब हमारे अंदर पैदा होगा ना, सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में मालूम है किसका होता है? अध्यापक का होता है, या माता पिता का, या अध्यापक का। अगर हमें अच्छा राष्ट्र बनाना है तो हमें अच्छे अध्यापक बनाने पड़ेंगे और अच्छे माता पिता बनाने पड़ेंगे। जी, थैंक यू। देखिए, मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जा रहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 47 के अंदर जो 4% थे वो 22 आ गए, जो 90 थे वो 65 आ गए। कौन बड़ा कौन घटा वो छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बाजीगरी की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी कुछ फिलोसफिकल बातें कह दी जो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल नहीं है। सुनिए सर, जो कम्युनिटी अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाने से मना कर देती है, आप कहते हो राष्ट्र शिक्षा में निर्माण करोगे? इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। आप नहीं देंगे मौलाना, मैं जवाब दूंगा। नहीं, दूसरी बात, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि लिमिटेड मैं पहले इसका जवाब दूंगा, मैं पहले जवाब दूंगा, मैं पहले इसका जवाब दूंगा, मैं यह जवाब दूंगा पहले। नहीं, एक मिनट चुप रहे, एक मिनट चुप रहोगे, चुप। नो, इसका जवाब मैं दूंगा क्योंकि मैंने इस पे काम किया। यह बात सच थी कि मुरादाबाद के इलाकों में, यूपी के कुछ इलाकों में वो दवा नहीं पिलाई गई, लेकिन उसका कारण जो असद कमफलाई साहब ने दिया वही है दुरुस्त। जनाबे आली, आपको उठने की जरूरत नहीं। अगर ये मुल्क की ताकत है तो मुझे जवाब देना चाहिए, आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जवाब यह है कि उन्होंने नहीं पिलाई, उसका कारण सिर्फ यही था जनाबे आली की अशिक्षा। वही कारण था और कोई कारण नहीं था। जिस दिन उनको तरक्की समझ में आ गई कि जब दोनों पैर मजबूत होंगे तभी इस मुल्क की ताकत बनेंगे, उसी दिन उन्होंने पिला दी। सही या गलत? बिल्कुल सही कहा आपने कि यह शिक्षा का सवाल है। जहाँ शिक्षा है वहाँ पोलियो का प्रोग्राम हम घर घर जाकर पिलाते हैं, हमारे मदरसों के बच्चे पिलाते हैं, असातिज़ा पिलाते हैं, हमारे गुरु जाते हैं, अपील करते हैं। दारुल झूठी अफवाह मत फैलाइए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 2 इंजेक्शन लग रहे हैं अभी भी, एक उसका खैरेले का और 2 लग रहे हैं। पूछ लीजिए कितने स्कूलों पर कितने मदरसों में लगते हैं। हम उसकी हिमायत करते हैं और लगवाते हैं, हम घर घर जाकर लगवाते हैं। प्रतीक जी, पूछिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों सभी मदरसों के लिए वो 2 इंजेक्शन अलाउ किए इंटरेस्ट में। अब सुन लीजिए, चिल्लाने कितने मदरसों में लगे, चिल्लाने I'm coming.
हल्ला मचाएंगे, प्रोग्राम बंद कर देंगे। हल्ला नहीं, अभी नहीं, एक मिनट, मैं सुनूंगा, तुम्हें सुनना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, गौतम जी, बड़ी रिस्पेक्ट है, आप मेरे मेहमान हैं, और इस मुल्क, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे तो मेरा गला एक तक बोल सकता है। नहीं प्लीज, मैं आ रहा हूं। अरे तो यही है इसकी खूबी, इस मुल्क की खूबी यही है। मैं जरूरत नहीं है। प्लीज आप खड़े रहिए, आपको खड़े होने की इजाजत दी है मैंने, बोलने की नहीं। जवाब यह था कि जहां मैंने कहा ना नहीं पिलाया उन्होंने, मैं जानता था वो इलाकों में मैं गया, और वो दवा मालूम किसको पिला दी गई? अशिक्षा के वजह से कबूतरों को पिला दी गई। और ये कोई झूठी, ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरठ में उन्होंने कबूतरों को पिला दी, बोला ये मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगा। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन उसी को मिली जिसको पीना था। जनाबे आली, आपके पास आ गया। सवाल यह है कि ताकत जो बननी चाहिए, जो इस मुल्क की ताकत बननी चाहिए, उसमें क्या चीज फ्यूल करें तो मुझे ताकत बने। देखिए, ये बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीरियस मैटर है। जरा कुछ बात आप गौर से सुनिए। पहली बात तो ये है कि हर देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके रिसोर्सेज होते हैं, और हमारे मुल्क में अगर आज़ादी के बाद से आबादी को, हमारे नौजवानों को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता जिस तरीके से चाइना में किया गया था, तो आज ये सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात, मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूं तमाम चैनल पे, इनके भी चैनल पे मैंने कहा था, और जब चाइना में मोरिटोरियम नहीं आया था कि हिंदुस्तान में अगर 10 साल के लिए मोरिटोरियम नहीं लाया गया तो समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है, समस्या पानी की है, समस्या ऑक्सीजन की है, समस्या पोल्यूशन की है, समस्या क्राइम्स की है, समस्या ड्रग्स की है, समस्या जो अनऑर्गेनाइज, जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, हमारे पास रैन बसेरे नहीं है, समस्या जाहिलियत की है, समस्या हमारे पास रेप हो रहे हैं। इसलिए आप इसको मजहब से ना जोड़ें। पहली बात कि जब संजय गांधी ने बहुत सख्ती के साथ इस कानून को वो लेकर आए थे और उन्होंने कहा था हम दो हमारे दो, तो मैं संजय गांधी के साथ उस वक्त काम करता था। मैंने कहा ये लाइए हम दो हमारा एक, क्योंकि जिन ममालिक में आबादी कंट्रोल हो गई वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप यूरोप में चले जाइए, आप इंग्लैंड में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, और यहां तक कि हाँ, अलबत्ता चाइना में एक एग्जेम्पशन ये कि चाइना ने अपने आबादी को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया, और उस आबादी से को उन्होंने इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि आज पूरी दुनिया की मार्केट हिल गई। यहां तक कि आज अमेरिका भी अगर सहमा हुआ है तो चूंकि उनकी जो आबादी थी, एक तरफ वो मोरिटोरियम लाए, और आज चाइना ने ऐलान किया है कि अब आप बच्चे ज्यादा उत्पन्न करें, बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि उनकी आबादी कंट्रोल में आ चुकी है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप इसको सियासत से ना जोड़ें, इसको मजहब से ना जोड़ें, क्योंकि जब पोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें हिंदू भी मारा जाएगा, मुसलमान भी मारा जाएगा, सिख भी मारा जाएगा। और आज जो लोग ड्रग पी रहे हैं, आज जो रेप हो रहा है बच्चियों के, अभी निर्भया जो रेप कांड हुआ, उनको अभी तक सजा नहीं मिली, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, क्योंकि हम बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं दे रहे हैं। अगर हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छे लोग हम उनकी अच्छे से शोषण नहीं करेंगे। मैं बात समझ गया आपकी, मैं बिल्कुल बात समझ गया कि हम बच्चे तो पैदा कर रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं दे रहे। तरबियत यानी एजुकेशन, उनको संस्कार, उनकी ये बहुत बड़ी बात है। सवाल ये है, जिन शख्स ने ये बात कही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात कही थी कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊता गोविंद सिंह नाम का हूं। एक बच्चा इस मुल्क की सारी चीजें कर सकता है, सारे अधिकार पा सकता है, लेकिन आप 100 पैदा करिए या 10 पैदा करिए, 5 पैदा करिए, वो जाहिल हो जाए या पढ़ ना पाए, रिसोर्स ना इस्तेमाल कर पाए, वो मुसीबत है। लेकिन आज हमारी जो बात हो रही है, हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है या हमारे लिए मुसीबत। अस्पताल से लेकर सड़क तक भीड़, इस भीड़ के बीच में, और सबने एक दूसरे का साथ दिया। हालांकि वो ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाला पॉइंट जो है वो आता है, वो बहस में आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत समझदारी के साथ आज बहस हुई। मेरे पास 2 मैसेज आए, एक संदीप गुप्ता जी का है, दिल्ली से है, और एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लिखा जाए, तो मैं उनकी बात का एहतराम करता हूं, उनका नाम नहीं पता, वो नागपुर से उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि
जब ये पोलियो वाली बात थी, जो आपने कहा ये बात सच थी, कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो मुस्लिम जो अनएजुकेटेड थे, जो गैर पढ़े लिखे थे, मनमोहन जी, जो मुस्लिम गैर पढ़े लिखे थे, उन्होंने दवा तो नहीं ली, लेकिन फिर जो गैर पढ़े लिखे हिंदू थे उन्होंने दवा क्यों ले ली? तो क्या मौलाना की या मस्जिद से बात नहीं कही जा सकती थी? और जब कही गई तो इतनी देर क्यों ली गई? ये उनके मन में बात थी। हालांकि इससे किसी हिंदू को लेना देना नहीं था, लेकिन सवाल ये था मुल्क की बात थी, तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं पहले रिएक्ट करते हैं, ये सवाल था जी। ये देखिए, बहुत सारे अनपढ़ जाहिल कुछ ऐसे मौलाना होते हैं जिनका कोई इल्म नहीं होता है, वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और गोल टोपी लगा लेते हैं और समझते हैं कि हम मौलाना हो गए। इन लोगों ने ये र्यूमर उड़ाई, इनको मुल्क से दोनों तरफ होते हैं भाई साहब, ये इसमें ना सोचिएगा कि इन्होंने उनको कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा, उधर भी होते हैं। इनको मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। जब पोलियो के जरिए से इलाज की बात आई तो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े किसने एंडोर्स किया? अमिताभ बच्चन ने एंडोर्स किया। और अमिताभ बच्चन कोई ऐसी चीज एंडोर्स नहीं कर सकते कि जिससे किसी को खतरा हो। लेकिन ये मौलाना लोगों ने क्या उड़ा दिया कि ये नपुंसक हो जाएंगे बच्चे, ये बच्चे पैदा नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ वो दवा में ऐसी दवा डाल ही देनी चाहिए थी कि कुछ दिन के लिए नहीं हजूर आले, नहीं, जोश में आदमी फ्लो में कभी कभी निकल जाता है। नहीं साहब, नहीं, ये गलत है। नहीं साहब, नहीं, गलत है। गौतम जी की बात का नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। नहीं। देखिए गौतम जी, आपका मैं बहुत आदर करता हूँ। कभी मुल्क में, किसी भी दुनिया में हिंदू और मुस्लिम के ऊपर कोई राज नहीं करता है। कश्मीर में 90% मुस्लिम थे और राजा हरिचंद जो है वो वहाँ के हुक्मरान थे, वहाँ के राजा थे। और हैदराबाद में, आंध्रा में निजाम की हुकूमत थी और सबसे ज्यादा वहाँ की आबादी हिंदुओं की थी और आज भी है। और आज हिंदुस्तान में जितनी सियासी पार्टी हैं, चाहे वो मुलायम सिंह की है, चाहे लालू प्रसाद की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे वो आपकी नवीन पटनायक की है, चाहे वो चंद्रशेखर, जितने भी हैं, सबके जो हुक्मरान हैं वो हिंदू हैं और हम उनके साथ, उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम की कोई ये समस्या नहीं है। दूसरी बात, जंगल में जो राज करता है वो आपको पता है, थोड़े से शेर होते हैं लेकिन वो राज करते हैं और हिरन जो है भागते रहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ना डरें, हम मुल्क पे कब्जा करने वाले नहीं हैं, हम आपका एहतराम करते हैं और हिंदू हमारे भाई हैं और हिंदू अगर नहीं होते तो आज हमारा वजूद नहीं होता और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब लोग कर लो बात हिंदू मुसलमान की, कर लो बात, खत्म कर दी एक सेंटेंस में, इन्होंने निकाल दी हवा इन्होंने, एक ही सेंटेंस बोला और हवा निकाल दी। ये होती है एजुकेशन, इसे कहते हैं पढ़ाई का चमत्कार। अब वक्त आ गया है कि संविधान की आत्मा को समझा जाए। जितनी देश में नफरत की राजनीति करने वालों का चैप्टर बंद होने वाला है। अच्छा, हाँ, जिन लोगों ने देश में, जिस बॉल को नीचे दबाओगे तो वो उछाल मारती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो ये जो भारत का संविधान, उसकी आत्मा कहती है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति होनी चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होगा तो अच्छे मजदूर मिलेंगे, शिक्षा अच्छी होगी नौजवान मिलेगा। और ये जो सर्वे हमारा भी है, जो शिक्षित मुस्लिम है, शिक्षित क्रिश्चियन है, शिक्षित दलित है, उनकी या शिक्षित सवर्ण है, उनकी संख्या 2 ही है, 1 ही है। लेकिन जो अशिक्षित हैं, भाग और भगवान पे अटके हुए हैं, उन लोगों ने संख्या बढ़ाई है। और ऐसे नेता भी शामिल हैं, मुझे मालूम है जी। इनसे पूछिए कि लालू जी नहीं, बात नहीं हो रही है, बात आज बहुत गंभीर है। मनमोहन जी, मनमोहन जी को खड़ा करना चाहता हूं। मनमोहन जी ने पूरी बहस, एक मिनट प्लीज, मनमोहन जी पूरी बहस में शरीक थे और सचिव हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। मनमोहन जी, बहस आपने देखा और कितना बढ़िया बात कही। सवाल यह है कि ताकत है या नहीं है। जो लोग कहते हैं, जय मनु जी को मैं खड़ा करूंगा अभी, मनु जी कहते हैं पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की जानी चाहिए। ऑफ कोर्स हर जगह भीड़ है, भीड़ तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो बहस चल रही है, ये बहस आज से नहीं, जब से इमीडिएटली यानी कि आज़ाद हमारा हिंदुस्तान होने के बाद चालू हो गई थी। लेकिन एक बात की खुशी है
कि जो बहस आगे बंद कमरों में होती थी या ऑफिसेज में होती थी, मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपने सड़क पे लाके उस बहस को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आम जनता जो है इसमें सब तरह सब वर्ग के भागीदार हैं। नाउ ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, बहुत सालों से चलती आ रही है। जितने भी हमारी सरकारें रही हैं वो इसको डील करती रही हैं। एक ऐसा भी पीरियड आया था, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि उस समय कानून भी बना, कानून का एक कैसा असर हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। अब जो कानून की बात की जा रही है, मैं समझता हूं आज जो इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ ये सब लोग जो हैं ये आबादी के हिस्सेदार हैं और ये तो अब धरती पे आ गए। अब जो जनसंख्या बढ़नी थी बढ़ गई, अब वो आगे बढ़ने वाली, अब जो है परसेंटेज के हिसाब से वो आबादी बढ़ रही है। लेकिन अपने आप कई स्टेटों में, जो कि मेरे पास आंकड़ा भी है जो मैं लेके आया हूं, पीछे अखबार आंध्रा ने तो कह दिया कि हमारी इतनी आबादी कम हो रही है, इसमें बच्चे पैदा करो। आंध्रा ने कहा है, चंद्रबाबू नायडू। इसमें 17-18 स्टेट ऐसी हैं जिसमें के 2 बच्चों से भी कम आबादी हो गई। उनकी अपने आप हुई है, कोई कानून नहीं बना है, उनकी अपनी सोच समझ। और जो मेरे साथियों ने यहां कहा है, जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसको कम करने के लिए। एक एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले जो हमने क्योंकि इस फील्ड में है, वो ये थी कि अगर 15% गुजरात में शिक्षा बढ़ी है तो उसमें 10% आबादी कम हुई है। ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और अचीव किया है। अभी भी हम क्योंकि गांव देहात में जाते हैं और देखते हैं कि वो हमारे से बात करते हैं, दवाई की और इसकी और सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा का अभाव है। वो शिक्षा का अभाव हमारी सरकारें जितनी भी सेंटर या स्टेट की रही हैं, जी मनमोहन जी काम कर रही हैं। मनमोहन जी, मैं आऊंगा इस मुद्दे पे आऊंगा। जी कहां से हैं आप? टाटा। तो जा रहे हैं या आ रहे हैं? आए सर, आए हैं, जल्दी बोलिए। मैं मोदी जी से एक आह्वान करना चाहता हूं नागरिक के नाते। हाँ, हर आदमी आजकल मोदी जी से ही बोल रहा है। 2018 के बाद जो भी शादी होते हैं वो 2 बच्चा कंपलसरी कर दे, ना तो उसको सुविधाएं सारा वंचित कर दिया जाए। अच्छा, ऐसा कुछ कानून लाए कि 2 बच्चे रखा जाए, वरना सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं उनसे वंचित हो जाए। जी, ऐसा कानून लाने से शायद कंट्रोल हो सकता है। शायद कंट्रोल हो सकता है। यानी आप कंट्रोल के पक्ष में, आप कंट्रोल के पक्ष में। लेकिन उन्होंने 12 स्टेट ऐसी बताई जो हिंदुस्तान की है जहां 2 से कम बच्चे हो रहे हैं, जहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करिए। ये हिंदुस्तान की नजीर है। जो मुद्दे पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए थे, बोलना चाहते थे, मैं कोशिश करूंगा कि जनता की तरफ से जरूर आऊं, लेकिन 1-2 सवाल हैं जो 1-2 बात कहना चाह रहे थे। लेकिन जो मैं बता रहा था, 17 स्टेट ऐसी हैं देश में जो ये कहती हैं पॉपुलेशन फॉलिंग इन मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, जो कहती हैं कि 2 से कम बच्चे वहां हैं, जैसे केरला, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे जनसंख्या गिर रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जी बिना कानून के। ऑफ कोर्स मनोज जी, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे देश की जनसंख्या है कितनी वास्तव में। 2000 में इस देश का 100वां करोड़ बच्चा पैदा हुआ जी, और आज हमारी आबादी कम से कम 142 करोड़ से अधिक है। चाइना को हम क्रॉस कर चुके हैं, ये चाइना की रिपोर्ट में भी है, और आधार कार्ड के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं कितने आधार कार्ड देश में बन चुके हैं। और जहां तक बात कही मनमोहन जी ने कि इतने राज्यों ने कम करी अपनी आबादी, तो भैया उसकी दिक्कत किसे हो रही है? आज वही राज्य जब देख रहे हैं दूसरे राज्यों को कि वहां की आबादी बढ़ रही है, तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, चंद्रबाबू नायडू ने कहना शुरू कर दिया, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। तो ओवरऑल हमारे देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, इसकी चिंता किसी को नहीं है, इस पे कोई बहस नहीं करेगा। सिर्फ बात करेंगे कानून नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता। ईरान में कानून बना, कंबोडिया में कानून बना, चाइना में कानून बना, कितने देश ऐसे गिनाएंगे जिनमें कानून बना। और जब कम हो जाए तब बढ़ाने की बात कर लेना। जी मैं आया। जी जनाब अली। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया जनसंख्या का। शुक्रिया। हमने अक्सर देखा है कि टीवी में समाचार आता है
कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका कारण क्या है वो मैं बताऊंगा, उसका कारण मैं बता दूंगा। तो मुझे बताने दीजिए, मैं बताऊंगा। क्योंकि हम लोग उनके रिहायशी इलाकों पर जा रहे हैं, वो हमारे में आएंगे ही। और एक बात और कहूंगा जी, श्योर। इंदिरा गांधी जी के पुत्र संजय गांधी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। भले ही कुछ लोग कहते होंगे कि गंदे काम किए, उन्होंने एक काम अच्छा किया था। मैं स्कूल में पढ़ता था, पेड़ के नीचे क्लास चल रही थी, कुछ लोग लंगोट बांध के भाग रहे थे, तो बसों को रुकवा कर ये काम किया जा रहा था। ये एक बहुत अच्छा काम था। इमरजेंसी में दरमियान में नसबंदी का वो काम खराब नहीं था, हम कहेंगे। इमरजेंसी में शायद बहुत काम खराब हुए होंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी जनता ही मुझे प्यार करती है, मैं जनता से, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। फोर्सफुली नहीं, हाँ फोर्सफुली सर, ना आई डू नॉट एग्री। किसी को जबरदस्ती, जी मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। जी सर, मैं आज एक बात बोलना चाहूंगा। कल आरक्षण पे बात हुई थी, आज पोलियो पे, जनसंख्या पे हुई है। दोनों पे ही राजनीति होगी, लेकिन सभी नेताओं से ये पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा, पॉलीथिन जब बंद है तो उसके बाद भी प्राइवेट कंपनियों में क्यों चल रही है? आम जनता अगर इस्तेमाल करती है तो उसको सिर्फ बोला जाता है कि आपको टैक्स लगेगा या आपके जुर्माना लगेगा, लेकिन कंपनियों पे क्यों चल जाए? कभी नेताओं ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक बात और योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी के लिए बोला था कि वो दलित हैं। सुनो मेरी बात, क्या नाम है तुम्हारा? विमल खिलाड़ी वर्मा। यहाँ पे आदमी की जनसंख्या बात हुई, हनुमान जी बीच में कहां से आ गए? ये मुल्क में बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। वहां बोल गए हनुमान जी, अब आप बताओ, हनुमान जी बताओ क्या कहना चाह रहे थे, बताओ जल्दी बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दलित हैं, ठीक है। बक्कल नवाब ने कहा कि वो मुस्लिम है, किसी और नेता ने कहा कि वो एक बंदर थे। बेटा तुम क्या काम करते हो बाबू, क्या काम करते हो? सर मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। जॉब की तैयारी? कौन सी तैयारी? सर प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की। तुम एक काम करो, कल मेरे पास आना, कुछ किताबें देंगे तुम्हें, वो पढ़ना, ठीक है? ये सब नहीं, हनुमान जी अपना नौकरी लो और सेल्फी लो, बच जाओ और बढ़िया शादी करो, ठीक है? तुम्हें कुछ, एक मिनट सारे लोग, तुम्हारा नाम क्या? अनामिका, क्या करती हो? एजुकेशन, सेकंड ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तुम बहस देख रही हो? यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांट टू से, मैं जब से अपने होश संभाले, मैंने तब से बस अपने कंट्री के सेक्युलरिज्म पे बहुत प्राइड लिया है, ठीक है। आज मैं इन लोगों को लड़ते हुए देख रही हूँ, बहुत बुरा लगा। एक बात कहूं तुमसे, क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया, कभी मन हो जरूर आना, बिल्कुल आना, इस डिबेट में शरीक होना। ये डिबेट ही है इस तरह के लिए, लेकिन जिस पे तुम्हें प्राइड है ना, वही इस कंट्री की आत्मा है, वही इस कंट्री की जान है, उसी पे ये कंट्री स्टैंड करता है। एंड ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ यू। ये जो हमारा फाइबर है, यही हमारा जो सेक्युलरिज्म का फाइबर। ऑफ कोर्स यू हैव अ चांस, ऑफ कोर्स यू हैव अ टाइम, यू विल गेट टाइम। अब आपको मेरी डिबेट में अभी फिर से शरीक होना है। मैं आज 20 सेकंड तो होंगे भी नहीं, मैं पूछना पड़ेगा, 20 सेकंड है, 5 सेकंड है? सर देखिए, बात यह है, आज 17% है, मेरे राम का मंदिर नहीं बन रहा, कल को 35 हो गए, तो बताइए क्या हाल होगा? 2040 में जाके हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। आप जरूर। देखिए गौतम जी, हम चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन आप नहीं बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, हम तमाम हिंदुस्तान के लोग, मुसलमान, हिंदू, सब भगवान राम की आस्था करते हैं। और आज अभी बस कल होगी मुलाकात।